जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 125 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है पर्यावरण, ये करंट अफेयर्स का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मान के चलना दोस्तों, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और यहाँ पर नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की 94वीं रामसर साइट कौन सी बनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत की 94वीं रामसर साइट जो है ये गोगेबिल झील बन गई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल से हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो दोस्तों, नवंबर 2025 में गोगेबिल झील जो है ये भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है। ठीक है। और ये झील कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। और यह एक ऑक्सबो झील है जो कि गंगा और महानंदा नदियों के बीच में स्थित है। यदि हम बात करें कि अब भारत में टोटल रामसर साइट कितनी हो गई हैं, तो 94 हो गई हैं। और बिहार में कुल रामसर साइट कितनी हो गई हैं, तो 6 हो गई हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है, तो यह है तमिलनाडु। यहाँ पर 20 रामसर साइट हैं। और पहली रामसर साइट 1981 में बनी थी, उड़ीसा की चिल्का झील। दो एक साथ बनी थी, एक तो उड़ीसा की चिल्का झील और दूसरा बना था राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। कब? 1981 में। ठीक है। नंबर सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्निहाट शहर। ठीक है। और ये जो दोस्तों शहर है बर्निहाट शहर, ये असम और मेघालय राज्य की सीमा पर स्थित है। पर बताइए दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष ये घोषित किया गया है 2026 के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की किन पांडुलिपियों को अप्रैल 2025 में शामिल किया। तो भारत की 2 पांडुलिपियों को यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। ये 2 पांडुलिपि कौन कौन सी हैं, तो एक तो है भगवत गीता और दूसरा है नाट्यशास्त्र। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ कि किस राज्य ने श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश इन खेल महोत्सव में टॉप पर है। हम डिटेल से समझेंगे। तो देखो दोस्तों, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव ये पहली बार आयोजित किया गया है, मतलब पहला संस्करण है। और जब भी कोई खेल पहली बार आयोजित किए जाते हैं तो वो हो जाते हैं VVIMP। ठीक है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो याद रखना, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल झील में इनका आयोजन किया गया। मेडल टैली में मध्य प्रदेश 18 पदकों के साथ टॉप पर है, उड़ीसा दूसरे स्थान पर है और केरला तीसरे स्थान पर है। देखो, इस खेल महोत्सव में टोटल 5 प्रमुख खेल शामिल हुए हैं। ठीक है, जल खेल होते हैं एक्चुअल में। ये कौन कौन से हैं, काइकिंग और कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस। और इस महोत्सव का जो शुभंकर यानी कि मस्कट है वो बनाया गया हिमालयन किंगफिशर के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। यदि आप इसी प्रकार से सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक लॉन्च हो गई है। इसमें आपको करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक तो मिल ही जाएंगे, इसके अलावा आपको इसी ई बुक में मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। ठीक है। जो हमारी दूसरी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। इसमें सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के 5000 से ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो हमारी तीसरी ई बुक है वो साइंस की ई बुक है। इसमें भी प्रीवियस ईयर के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारी इन तीनों ई बुक को ज़रूर परचेस कर लेना। और दोस्तों, अभी आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है तो मैंने एक ऑफ़र निकाल दिया है। यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं
तो केवल और केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। ठीक है, जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है आप हमें स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त होगा 5 सेकेंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। तो एग्जाम में सिलेक्शन के लिए इन ई बुक को जरूर परचेस कर लेना। फिर बताओ कि स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2025 में लगातार 8वें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर ने जीता? तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जो है ये इंदौर शहर ने जीत लिया है। ठीक है, याद रखना, इंदौर ने लगातार 8वें साल सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। और सूरत दूसरे स्थान पर है, नवी मुंबई जो है ये तीसरे स्थान पर है। और यदि हम बात करें कि 10 लाख प्लस आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला है? तो ये अहमदाबाद को मिला है। ठीक है, फिर बताओ इसी क्रम में कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष अवार्ड किस शहर को मिला है? तो सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। ठीक है, फिर इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो आप कहेंगे पटना है। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में उत्तर प्रदेश का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो आप कहेंगे लखनऊ है। फिर आपसे पूछा जाएगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुपर स्वच्छ लीग सिटी का अवार्ड जो है ये विजयवाड़ा के लिए दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण परियोजना की शुरुआत हाल ही में किस क्षेत्र में की गई है? पूरे विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण परियोजना है और इसकी शुरुआत भारत सरकार ने सहकारी क्षेत्र में यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर में करी है। याद रखना दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण परियोजना की शुरुआत करी। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को सुरक्षित भंडारण की सुविधा देना, फसल की बर्बादी को कम करना और इस परियोजना का संचालन जो है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से किया जा रहा है। फिर बताओ दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी भारत के किस राज्य में स्थापित की जाएगी? पूरे एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी है और ये स्थापित करी जाएगी हरियाणा राज्य में। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने अरावली हिल्स में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना बनाई है और इससे कई तरह के जानवर पक्षी पौधे इसमें कई तरह के जानवर पक्षी और पौधे होंगे जिन्हें उनके प्राकृतिक घरों में सुरक्षित रखा जाएगा। ये जो सफारी है ये पारिस्थितिक पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगी। फिर बताओ दोस्तों, भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो भारत की तेंदुआ राजधानी किस शहर को बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के लिए। तो याद रखना दोस्तों, हेलेमट्टी नेचर फाउंडेशन के द्वारा किए गए सर्वे में पता चला है कि बेंगलुरु और उसके आसपास के जंगलों में 80 तेंदुए हैं। ठीक है, इससे पहले सबसे ज़्यादा तेंदुए मुंबई में थे, लेकिन अब सबसे ज़्यादा तेंदुए 80 हो गए हैं बेंगलुरु में और इसीलिए बेंगलुरु को अब भारत की तेंदुआ राजधानी कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक कितने GI टैग प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक टोटल 10,000 GI टैग प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय हस्तशिल्प, पारंपरिक खाद्य पदार्थों, कृषि उत्पादों और क्षेत्रीय कला रूपों को वैश्विक पहचान दिलाना। फिर बताओ कि अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा कितने नए वैश्विक भू उद्यान यानी कि ग्लोबल जियो पार्क को मान्यता दी गई है? तो अभी यूनेस्को ने 16 ग्लोबल जियो पार्क को मान्यता दी है। ठीक है, और इन नए 16 वैश्विक जियो पार्क को मान्यता मिलने के बाद दुनिया में अब 195 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क हो गए हैं और 195 जो जियो पार्क हैं ये 48 देशों में फैले हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो जियो टूरिज्म को बढ़ावा देना और जो स्थानीय समुदाय हैं उनको आर्थिक लाभ देना। नेक्स्ट, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण जो है ये चाइना के द्वारा किया जा रहा है। बताओ, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने भारतीय बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बंदरगाहों को। तो याद रखो दोस्तों, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत सरकार ने 3 प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में नॉमिनेट किया है। कौन कौन से 3 बंदरगाह हैं? तो एक है दोस्तों अपना दीनदयाल, जिसको हम कांडला बोलते हैं। ठीक है, ये पोर्ट है गुजरात में। फिर दूसरा है VO चिदबरनार पोर्ट, ये तमिलनाडु में है। तीसरा है पारादीप पोर्ट, ये उड़ीसा में है। और दोस्तों इन पोर्ट्स का चयन ग्रीन एनर्जी उत्पादन, उपयोग और निर्यात की दिशा में भारत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। इस पहल से ग्रीन शिपिंग और ग्रीन लॉजिस्टिक को भी प्रोत्साहन मिलेगा। और दोस्तों इन पोर्ट को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत मान्यता दी गई है। इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2023 में। फिर बताओ, भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों जो समुद्रयान है इसको 2026 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। फिर इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस एक्वानॉट्स ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई में जाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाया है? तो उस एक्वानॉट्स का नाम क्या है? तो इनका नाम है जतेंद्र पाल सिंह। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अगस्त 2025 में भारतीय एक्वानॉट्स हैं, इनका नाम है जतेंद्र पाल सिंह। इनने भारत के डीप ओशियन मिशन के तहत उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। जो जतेंद्र पाल सिंह हैं ये 5002 मीटर तक गोते लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और इनके साथ में एक और व्यक्ति थे, R रमेश। ठीक है। ये 4025 मीटर की गहराई तक ही जा सके। देखो, जो जतेंद्र पाल सिंह हैं ये भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कमांडर हैं। और जो R रमेश यानी कि राजू रमेश हैं ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। ठीक है। ये एक्वानॉट्स क्या होता है? तो समुद्र के अंदर गहराई में जाने वाले को क्या कहा जाता है? एक्वानॉट्स कहा जाता है। और ये डीप ओशियन मिशन के तहत गए हैं। तो ये मिशन जो है भारत का फ्रांस के साथ एक ज्वाइंट मिशन है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय समुद्रयान मिशन जो कि 2026 में लॉन्च होने वाला है, तो इसके लिए प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करना, जिससे भारत अपनी स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000 के साथ 6000 मीटर की गहराई तक 3 सदस्यों को भेजने का लक्ष्य प्राप्त कर सके। फिर बताओ कि प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 से 2025 में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो ये रहा है केरला राज्य। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य ये केरला राज्य में बनाया जाएगा। ठीक है। और केरल राज्य के कन्नूर जिले में स्थित अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का पहला तितली अभ्यारण्य बनाया जाएगा। और इस अभ्यारण्य का नाम भी बदल दिया है, अब इसका नाम अरलम तितली अभ्यारण्य रखा गया है। यहाँ पर 266 से अधिक तितलियों की प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। और इन 266 प्रजातियों में कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य ये झारखंड राज्य में, झारखंड की लातेहार में एक जगह है महुआ डाढ़, यहाँ पर स्थापित किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बताओ कि किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो डॉल्फिन सफारी ये कहाँ पर बनाई जाएगी? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पर बनाई जाएगी? यूपी के लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी बनाई जाएगी। फिर बताओ इसी क्रम में दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी और भारत की सबसे बड़ी सफारी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कर्नाटक के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में स्थापित की गई है।
ठीक है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अब नया नाम क्या रखा गया है? तो मध्य प्रदेश का जो पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य है, अब इसका नया नाम राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभ्यारण्य कर दिया गया है। ठीक है। कब बदला गया? ये जून 2025 में। और एमपी के सीएम मोहन यादव ने यह घोषणा करी है कि अब पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य को राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभ्यारण्य कहा जाएगा। और ये नामकरण राजा भभूत सिंह के वन प्रेम और उनके 1857 की क्रांति में योगदान और आदिवासी समुदायों के प्रति उनके सम्मान को याद करने के लिए किया गया है। राजा भभूत सिंह कौन थे? तो इनको नर्मदांचल का शिवाजी कहा जाता था। ये उनका उपनाम था क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ गोरल्ला युद्ध लड़ा और 1860 में उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है। और ये अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। जून 2025 में सियामी फायरबैक पक्षी, जो कि थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, पहली बार भारत के किस राज्य में देखा गया? तो ये पक्षी दोस्तों ये देखा गया है उत्तराखंड राज्य में। याद रखना। किन दो भारतीय शहरों को वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया? तो इसमें इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बता दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है अप्रैल 2025 में। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 845 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। इसी क्रम में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क के लिए घोषित किया गया। तो बताओ कि ये माधव नेशनल पार्क है, ये किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के और शिवपुरी जिले में स्थित है। इसको 98वें टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है। ये भारत का 58वां बना है, लेकिन पूछा जाए कि ये मध्य प्रदेश का कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश का ये 9वां टाइगर रिजर्व है। फिर बताओ कि भारत का 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया था, ये किस राज्य में है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। और ये मध्य प्रदेश के 2 जिलों में फैला है। कौन कौन से जिले? रायसेन और सीहोर। ठीक है, याद रखना। फिर बताओ, जून 2025 में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये दिल्ली के होलंबी कलान में स्थापित किया जा रहा है। भारत की पहली तटीय और वाटर पक्षियों की गणना किस जगह हुई है? तो ये हुई है दोस्तों गुजरात के जामनगर में। एक अभ्यारण्य है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, यहाँ पर। ठीक है। मई 2025 में पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। भारत में हिम तेंदुओं की टोटल संख्या है 718। सबसे ज़्यादा है लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, फिर हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में है 9। ठीक है। फिर इसी क्रम में पूछा जाएगा कि मई 2025 में गुजरात सरकार के द्वारा जारी 16वीं एशियाई शेर गणना में गुजरात में एशियाई शेरों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या 891 हो गई है। मई 2025 में पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की कुल संख्या कितनी हो गई है? पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या हो गई 392। ठीक है। देखो, एक सींग वाले गेंडा आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं असम में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। और असम में एक सींग वाले गैंडों की संख्या पूछा जाए तो 2600 है। ठीक है। फिर पश्चिम बंगाल में कितनी हो गई है? तो पश्चिम बंगाल में 392, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल। और यूपी में 40 हैं एक सींग वाले गैंडे। सबसे ज़्यादा असम में पाए जाते हैं ये। ठीक है। फिर बताओ कि फरवरी 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य है? तो सबसे अधिक गिद्ध ये मध्य प्रदेश में है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया? तो इसका जो हेडक्वार्टर है IBCA का, ये अपने देश भारत में स्थापित किया गया है। इसकी थोड़ी सी आप डिटेल जान लो। देखो, अप्रैल 2025 को भारत सरकार
और IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बीच में एक समझौता हुआ है। इसके अनुसार IBCA का जो हेडक्वार्टर और सचिवालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित किया गया। IBCA क्या है? एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। IBCA का उद्देश्य क्या है? तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पूमा जैसे प्रमुख में बड़े बिल्ली परिवार की वैश्विक रक्षा करना है। इसके लिए भारत सरकार ने 150 करोड़ रुपए का बजट देने की भी घोषणा करी थी ताकि संगठन के संचालन, भवन निर्माण, कर्मचारियों की सुविधा सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, देखो इसी क्रम में इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनेगा कि जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका अध्यक्ष भूपेंद्र यादव को चुना गया है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। फिर बताओ, विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता होगा, ये मनाया जाता है 5 जून को, लेकिन इसकी थीम याद रखो। थीम पूछी जाती है प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, ये इसकी थीम रही है। ठीक है, फिर पूछा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 को मेज़बान किसने किया? ठीक है, मतलब इसकी होस्ट कंट्री बताइए, तो ये है दक्षिण कोरिया। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन बनेगा, भारत सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया? तो आप कहेंगे वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान शुरू किया गया। ठीक है, और भारत सरकार के इस अभियान का उद्देश्य क्या है? पूरे देश में प्लास्टिक कचरे को समाप्त करना, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना और सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में जनता को अवेयर करना। फिर बताओ, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये दिवस 29 जून को मनाया गया। कब? 29 जून को। और थीम क्या रही है? एकजुट हो जाओ, कार्य करो। बताओ, पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो पृथ्वी दिवस ये मनाया गया 22 अप्रैल 2025 को। ठीक है, इसकी थीम क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह यानी कि आवर पावर आवर प्लैनेट इसकी थीम है। पहला विश्व हिमनद दिवस कब मनाया गया? चूँकि ये दिवस पहली बार मनाया गया है इसलिए महत्वपूर्ण है, 21 मार्च 2025 को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 मार्च को विश्व हिमनद यानी कि वर्ल्ड ग्लेशियर डे मनाने का निर्णय लिया और ये पहली बार ये दिवस 21 मार्च 2025 को मनाया गया। इसका उद्देश्य ग्लेशियर के महत्व को उजागर करना, उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और याद रखना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया है। ठीक है, जल दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1993 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी। 2025 में विश्व जल दिवस की थीम क्या है? हिमनद संरक्षण यानी कि ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है, फिर बताओ, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। किस गांव को भारत का पहला महाबत गांव घोषित किया गया? भारत का पहला महाबत गांव तमिलनाडु के थिप्पाकाडु को घोषित किया गया है। ठीक है, थिप्पाकाडु भारत का पहला महाबत गांव बना है। ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है और इसका उद्घाटन तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने किया है। महाबत का मतलब क्या होता है? हाथी को जो ट्रेनिंग देने वाला, प्रशिक्षित करने वाला, उसको संभालने वाला और उसको चलाने वाला व्यक्ति महाबत कहलाता है। और ये गांव तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थिप्पाकाडु हाथी शिविर में बनाया गया है। बताओ, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मारेंगेला हंगरिया के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन है ये? तो ये ब्राज़ील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, नाम है इनका मारेंगेला हंगरिया। इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इनको ये पुरस्कार जैविक नाइट्रोजन स्थितीकरण और रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने वाली सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अग्रणी काम के लिए दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार को कृषि का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग ने की थी, जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। फिर बताओ,
कि वर्ष 2025 में स्कॉट होम वाटर प्राइज, जिसे जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये गुंटर ब्लॉसेल के लिए दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के जल विज्ञानी हैं और इनको ये पुरस्कार बाढ़ जोखिम विश्लेषण और जल संसाधन प्रबंधन के लिए दिया गया है। मार्च 2025 में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा किसे सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार डॉक्टर भारत जगदेव और मरीना सिल्वा, इन दोनों के लिए प्रदान किया गया है। मार्च 2025 में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा, इसको बोलते हैं टेरी, तो टेरी के द्वारा सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भारत जगदेव और दोस्तों मरीना सिल्वा, जो कि ब्राज़ील की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इनको प्रदान किया गया। इन्हें यह पुरस्कार स्थिरता जलवायु कार्यवाही में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। बताओ 36वें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 में एशिया क्षेत्र से किसे सम्मानित किया गया? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 में एशिया क्षेत्र से सम्मानित किया गया है बटमुख लोबसंदस के लिए। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जून 2025 में सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दोस्तों आचार्य प्रशांत के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लानेट पुरस्कार 2025 किस कंपनी को दिया गया है? तो ये पुरस्कार स्वीडन की कंपनी है नाइट्रोकैप्ट, इसके लिए प्रदान किया गया। हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है? केरला राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है। और इसी क्रम में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जो है ये महाराष्ट्र राज्य के लिए प्रदान किया गया है। और जीवनदान पुरस्कार की हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के लिए जीवनदान पुरस्कार दिया गया है। फिर बताओ जून 2025 में किस राज्य सरकार ने विथुट नामक पर्यावरण बहाली कार्यक्रम शुरू किया? विथुट नामक पर्यावरण बहाली कार्यक्रम केरल राज्य ने शुरू किया है और विश्व पर्यावरण दिवस पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है। विथुट शब्द का अर्थ होता है बीजों की बारिश। तो इसमें क्या है कि कई प्रकार के जो बीज यानी कि सीड्स हैं, इनको ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जंगलों, पहाड़ियों और खाली भूमि पर डाले जाते हैं ताकि वहाँ पर पेड़ पौधे उग सकें। इससे मिट्टी अच्छी होगी, पानी रुकेगा, जंगल फिर से हरा भरा होगा और पर्यावरण बेहतर होगा। ठीक है। केरल सरकार ने इसको शुरू किया है। जून 2025 को बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को किस देश का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया? तो कैटरीना कैफ ये मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत बनी हैं। मई 2025 में किस भारतीय अभिनेत्री को साउथ कोरिया पर्यटन संगठन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो साउथ कोरिया पर्यटन संगठन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हिना खान के लिए नियुक्त किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो इनका नाम है शेखा नासर अल नोबैस। ठीक है। और ये कौन है? तो ये यूएई की एक पर्यटन विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत भारतीय रेलवे ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर करी है? तो ये भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन है। इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे ने करी है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ में मिलकर। ठीक है। और ये जो ट्रेन है ये वन गंतव्य 3 वन योजना के तहत शुरू की गई है। और ये ट्रेन दुधवा टाइगर रिजर्व और कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को जोड़ती है। बताओ किन दो राज्यों के बीच भारत का पहला अंतर्राज्य चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा? भारत का पहला अंतर्राज्य चीता कॉरिडोर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 12 अप्रैल 2025 को दारीपल्ली रामैया का निधन हो गया है। ये कौन थे? काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रहे हैं दारीपल्ली रामैया। तो ये कौन थे? प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। ठीक है। 12 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के
प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता दारीपल्ली रामैया का निधन हो गया। उन्होंने 50 से ज़्यादा वर्ष तक पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया। वो हमेशा अपनी जेब में बीज यानी कि सीड्स रखते थे। जहाँ पर भी उनको खाली ज़मीन दिखती थी वो पेड़ पौधे लगा देते थे। ठीक है, उन्होंने अपने पूरे जीवन में 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं, इसलिए इनको वन्य जीवी के नाम से जाना जाता था। इनको 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बाकी इनको कई सारे अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, बताओ देश का पहला प्रमाणिक ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है। इसी क्रम में दुनिया का पहला ऊर्जा ट्रांसमिशन गार्डन बाबूजी वनम कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित किया गया है। हाल ही में याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया। ये ग्लेशियर किस देश में स्थित है? याला ग्लेशियर एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया है, ये नेपाल देश में स्थित है। ठीक है, बताओ 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। याद रखना, विश्वकांत कार्तिकेय पदकांति मात्र 16 साल के हैं और ये 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं। ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। ये 7 समिट क्या है? तो 7 समिट चैलेंज में क्या होता है, 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटियां होती हैं इन पर चढ़ना होता है। ये चैलेंज दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित और कठिन चैलेंजों में से एक मानी जाती है। फिर बताओ सबसे ज़्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम क्या है? तो देखो सबसे ज़्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले का नाम है कामिरीता शेरपा। ठीक है, और इनने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 30 बार चढ़ने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर था। ये कौन है? तो ये नेपाल देश के पर्वतारोही हैं। फिर बताओ मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला ये झोंझिन अंगमू बन गई हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कन्नौर जिले की ये पर्वतारोही हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? इनका नाम है दोस्तों गीता सामोता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहती है कंटेंट को बिल्कुल व्यवस्थित अरेंज करने की। देखो अभी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, माउंट एवरेस्ट वाले चोटियों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। फिर बताओ कि हाल ही में गुजरात तट के करीब पहुंचने वाले चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया? जो चक्रवात शक्ति आया था गुजरात तट पर, इसका नामकरण श्रीलंका देश ने किया है। ठीक है, फिर बताओ किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता? तो वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 ये आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने जीत लिया है। निम्न में से किस शहर में एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो किस शहर में किया गया है? दिल्ली में। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन नई दिल्ली के ओखला क्षेत्र में किया गया। ये जो संयंत्र है दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाया गया है। इसकी क्षमता 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन है और कितने क्षेत्रफल में बना है? 40 एकड़। लागत आई है 1161 करोड़ रुपए की। इस संयंत्र को वित्तीय सहायता जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से मिली है। इसका उद्देश्य क्या है? यमुना नदी में गिरने वाले दूषित जल को शुद्ध कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। बताओ भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी बनी है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन गई दिल्ली विधानसभा। और इसी क्रम में 3-4 क्वेश्चन और आगे मिलेंगे आपको कि हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बन गया है दीप जिला, जो कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप का एक ज़िला है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर कौन सा है? तो आप कह देना ये है मध्य प्रदेश का सांची शहर। फिर आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तब आप कह देना
ये है मोढेरा गांव। ठीक है, और मोढेरा गांव जो है दोस्तों ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले में। कई बार जिले का नाम भी पूछ लेता है। गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले में स्थित है। ठीक है, फिर बताओ रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? ठीक है, ये बना है दोस्तों वाराणसी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? मोल्दोवा देश। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बताओ अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला हिमालयी जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया है? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तो पवन और सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले देशों में भारत जो है तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा है? चाइना। दूसरे स्थान पर कौन सा है? अमेरिका। ठीक है, और तीसरे स्थान पर है अपना देश भारत। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 10वें स्थान पर है। ठीक है, और इसमें ऊपर के 3 स्थान खाली रखे गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि किसी भी देश ने बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया है। फिर चौथा स्थान दिया गया है किसको? डेनमार्क को। याद रखना, तो डेनमार्क का चौथा स्थान है और अपना देश भारत जो है इस सूचकांक में 10वें स्थान पर है। फिर बताओ दोस्तों हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 6वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसमें भारत 176वें स्थान पर रहा है। ठीक है, फिर बताओ अप्रैल 2025 को पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत ने मई 2025 में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र में भाग लिया। ये सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का जो 20वां सत्र है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ और भारत ने इसमें हिस्सा लिया है। फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन ओमान के मस्कट में किया गया। हिंद महासागर सम्मेलन महत्वपूर्ण है, याद रखना। आयोजन किया गया है ओमान की मस्कट में। इसका आयोजन भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया है। ठीक है, 8वां संस्करण है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इसको संबोधन किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इसकी थीम है समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। बताओ जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है इसका आयोजन फ्रांस में हुआ। ठीक है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसमें शामिल हुए। इनने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। बताओ विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। बताओ रायसीना डायलॉग क्या है जिसके 10वें संस्करण का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है? रायसीना डायलॉग महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, और इसका आयोजन हमेशा नई दिल्ली में किया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना। रायसीना डायलॉग का जो पहला संस्करण है वर्ष 2016 में आयोजित हुआ था और वर्ष 2025 में इसका 10वां संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। मुख्य अतिथि के तौर पर अपन ने बुलाया न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन को। इसकी थीम रही है काल चक्र, लोक शांति और ग्रह। तो देखो एक और क्वेश्चन बनेगा कि रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में किसने हिस्सा लिया?
मैंने आपको बताया कि अपन ने न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया था और वो आए भी थे। फिर बताओ, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? अजरबैजान के बाकू में। और इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो नाम याद रखो दोस्तों, कीर्ति वर्धन सिंह, जो कि पर्यावरण राज्य मंत्री हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो माझी वसुंधरा 6.0। ठीक है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पर रखी है? आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों को जोड़ने वाले शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम और मेघालय और असम। बताइए, किस शहर में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया? तो किस शहर में किया गया है? ये गुजरात की कच्छ में। बताओ, वर्षा के जल को संचय करने के उद्देश्य से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो हरियाणा के पंचकुला में कैच द रेन अभियान का शुभारंभ किया गया है। और कैच द रेन अभियान का उद्देश्य होता है वर्षा के जल को संचित करना। बताओ, पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं भारत के किस राज्य में खोदा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया। और ये जो भूतापीय कुआं है ये ONGC के द्वारा हम कह सकते हैं कि खोदा गया है या फिर इसको डेवलप किया गया है। बताओ, हाल ही में कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश बन गया है? तो जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश भारत बन गया है। ठीक है। भारत में मानव आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा पाया गया? तो ये गुट्टाला अभिलेख पाया गया है। और ये गुट्टाला अभिलेख जो कि भारत में मानव आपदा से संबंधित हम कह सकते हैं कि अभिलेख है, किस राज्य में पाया गया है? तो ये कर्नाटक राज्य में पाया गया है। ठीक है। अप्रैल 2025 में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की? तो दोस्तों, ग्रीन क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा भूटान देश के द्वारा करी गई है। भारत की पहली तटीय और बाटर पक्षियों की गणना किस जगह हुई है? गुजरात के जामनगर में एक अभ्यारण्य है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य यहाँ पर। फिर बताओ कि किस राज्य ने सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र ये स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ में पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और एक फैक्ट याद रखो, जो मध्य प्रदेश का रीवा जिला है इसको सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है। बताओ, यूनेस्को ने 1.4 अरब वर्ष पुराने जीवाश्म पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया। ये जो पार्क है जीवाश्म पार्क, ये किस राज्य और उसके ज़िले में स्थित है? तो जीवाश्म पार्क यूपी के सोनभद्र ज़िले में स्थित है। बताओ, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 13,000 साल पुराने विलुप्त हो चुके भेड़िए की किस प्रजाति को पुनर्जीवित किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डायर वुल्फ। ठीक है। और ये किसने किया है? अमेरिका की बायोटेक कंपनी ने ये इतिहास रच दिया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप यानी कि हाइड्रोजन ले जाने वाली पाइप किसने विकसित करी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा स्टील कंपनी ने। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बनेगा? तो ये आंध्र प्रदेश का अमरावती बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। ठीक है। कौन है ये?
पुणे के प्रसिद्ध जल वैज्ञानिक डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी भारतीय उपमहाद्वीप के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनको ये पुरस्कार यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और ये पुरस्कार हर 2 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है। शुरुआत हुई थी 2009 से और ये पुरस्कार जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। बताइए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था को सक्षम करने के लिए प्राधिकरण का गठन किया है। इस प्राधिकरण का नाम क्या है? तो कार्बन ट्रेडिंग को सक्षम बनाने के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया। इसका नाम है एनडीए यानी कि नेशनल डेजिग्नेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ये 21 सदस्यीय एक प्राधिकरण है। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण सचिव करेंगे। और दोस्तों जो एनडीए है, ठीक है, इसका गठन पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत किया गया। इसका मुख्य कार्य है कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम को लागू करना, परियोजनाओं को मंजूरी देना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। ये संस्था भारत के 2030 तक उत्सर्जन में 45% के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। और दोस्तों इससे नवीकरणीय ऊर्जा, क्लीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन निवेश को बढ़ावा मिलेगा। फिर बताओ, हाल ही में 11वां विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएई के दुबई में। फिर बताइए कि भारत का पहला ऐसा प्राणी उद्यान जिसे भारतीय हरित भवन परिषद प्रमाणन मिला है वो किस राज्य में बन रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में बन रहा है। और ऐसे प्राणी उद्यान का नाम क्या है? दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। बताओ, किस राज्य का गांव धुड़मरास को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो गांव है धुड़मरास, ये छत्तीसगढ़ का गांव है। ठीक है, बताओ, एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो ये बना है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में स्थित है। फिर बताओ, किस राज्य ने भारत का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? भारत का पहला ग्रीन बजट ये राजस्थान राज्य ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, भारत का कौन सा नगर निगम अपने बजट में जलवायु से जुड़ा अलग अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी निकाय बना है? तो ये बन गया है दोस्तों अहमदाबाद नगर निगम। ठीक है, जो कि गुजरात का है। ठीक है, केंद्रीय जल मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा यानी कि वाटर वॉरियर की उपाधि से सम्मानित किया? तो वाटर वॉरियर की उपाधि ये नोएडा के लिए दी गई है। ठीक है, बताओ, भारत के किस शहर ने 24 घंटे में 1.1 मिलियन पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने बनाया है। किस बाघ अभ्यारण्य वन में जो आग लग जाती है उसका शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों किसने लॉन्च किया है? पेंच टाइगर रिजर्व ने। पेंच टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की सीमा में पड़ता है। ठीक है, हाल ही में एक सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? एक सींग वाले मेंढक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, इसकी जो प्रजाति है ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूरोपीय जलवायु एजेंसी है उसका नाम है कोपरनिकस। तो कोपरनिकस के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? तो अब तक का सबसे गर्म साल रहा है 2024। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे हमने उन सभी को डिस्कस कर लिया। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स की हर ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में और केवल आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को जरूर परचेस कर लेना।
इस ई बुक में आपको दोस्तों जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं वो तो मिल ही जाएंगे, साथ में आपको मिल जाएगा मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है। और जो हमारी दूसरी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। कौन कौन से? विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, इतिहास, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, साथ में मिल जाएगा कंप्यूटर जीके। और जो हमारी तीसरी ई बुक है ये साइंस की ई बुक है। इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर लेना। यदि आप एक साथ परचेस करते हैं तो हमने ऑफर निकाला है, मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे आपका पेमेंट इस QR कोड पर पेमेंट करना है, जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाता है आप हमें स्क्रीनशॉट सेंड करना है इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर। स्क्रीनशॉट मिलते ही 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों ई बुक आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका हमेशा अच्छा लगता है। अभी वीडियोस थोड़े से कम आ पा रहे हैं क्योंकि कुछ हेल्थ से रिलेटेड इशू चल रहा है, ठीक है। तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को बार बार विजिट करके आप देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।